दोस्तों आपने डिसिप्लिन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मीन्स ऐसा तो सुना ही होगा कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इजंट इट. यस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस. इनफैक्ट डिसिप्लिन से आपको फ्रीडम मिलती है, डिसिप्लिन से आपको पैसा मिलता है, डिसिप्लिन से आपको इज्जत मिलती है, डिसिप्लिन से आपको सक्सेस मिलता है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इनकलकेट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ. कैसे हम अपने आप को और ज़्यादा डिसिप्लिन बना सकें. छोटी छोटी चीज़ें, अगेन राइट, स्मॉल स्टेप्स. मैं आने वाले समय में टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बात करने वाला हूं आप सभी के साथ, और आई विल क्रिएट ए सीरीज ऑन दिस थिंग. आई एम वर्किंग ऑन इट. तो ये डिलीवर हो जाएगी, राइट, डोंट वरी. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इसकी रिक्वेस्ट भी की है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और दूसरे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें. फॉर एग्जांपल फोकस को एज ए स्किल के तौर पर हम देखेंगे. तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ वन बाय वन, बट ये सारी चीज़ें हड़बड़ी में नहीं होगी. प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ में ये सीरीज़ जो है वो लेकर आऊँगा. अब मैं बात कर रहा था डिसिप्लिन के बारे में. जो छोटी छोटी चीज़ है, कल हमने जो बात की ना कि मिल्क की जो एक बैग है उसको कैसे कट किया जाता है या फिर राइट तरीका क्या है, तो ये भी एक इट इज़ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि अपनी डेस्क जो है उसको वेल नीट एंड क्लीन रखिए. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन वो सारी चीज़ें जो आपको पसंद है वो कर रहे हैं, उससे डिसिप्लिन या फिर सिर्फ उससे डिसिप्लिन पैदा नहीं होगी. डिसिप्लिन पैदा करने के लिए या फिर अपने आप को और ज़्यादा डिसिप्लिन बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको वे सारी चीज़ें भी करनी हैं जो जनरली आपको पसंद नहीं है. जैसे कि डेस्क साफ करना जो है, इट इज़ नॉट द मोस्ट एक्साइटिंग वर्क ऑफ द वर्ल्ड. आपको इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा. इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल एंटरटेन यू. लेकिन फिर भी अपनी डेस्क को साफ करना, वो 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो करने से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आपके अंदर धीरे धीरे ये एक सेल्फ एफिकेसी पैदा होगी कि वे चीज़ें जो पसंद नहीं होती है, जो मूड नहीं होता है उस टाइम पर, उन चीज़ों को भी एग्जीक्यूट करना. दिस विल मेक यू मोर डिसिप्लिन्ड. और ये चीज़ आपको कहाँ काम आएगी पता है? जब आपको बोर्डम फील होगा कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बोर्डम फील आया कि आपको लगा कि नहीं बस अब मुझे नहीं करना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अब मूड नहीं है, देन एज वेल यू विल डू दैट थिंग एंड यू विल फाइंड कि 2 3 5 मिनट के बाद वो मूड जो होते हैं ना, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं. एक दिन के अंदर हमारे मूड में कितने सारे चेंजेस आते हैं. सुबह मूड कुछ अलग होता है, दोपहर को कुछ अलग होता है, किसी ने कुछ कह दिया तो मूड अलग है. तो चाहे पॉजिटिव कहो, तारीफ की हो तो मूड अच्छा हो जाएगा, किसी ने अगर आपकी निंदा की तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा. तो मूड जो है वो अप एंड डाउन होते रहता है. व्हाट वी हैव टू लर्न कि मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपको अपने पीक परफॉर्मेंस पर रहने की कोशिश करनी. भले ही रह पाए ना रह पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रहने की कोशिश करनी है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे टास्क आपको दिए गए हैं ना, उसके इतने डीप मीनिंग होते हैं, राइट. तो मोटिवेट तो कर ही रहे हैं ये, लेकिन इसका जो साइंस है वो भी एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट है ताकि आप इसको गहराई से समझें कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग गुड एंड फीलिंग गुड, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ. आज दोस्तों तारीख है 24 मई 2022, दिन है ट्यूसडे. हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्री स्पीच पर. एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का. देन विल टॉक अबाउट तालिबान ऑन विमेन, फ्यूल एक्साइज कट, फैमिली प्लानिंग और हैदराबाद का जो एनकाउंटर केस है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, आई एम श्योर, आई एम पॉजिटिव, राइट, बहुत सारे हज़ारों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस सीरीज़ को ढूंढ रहे हैं. यस, इस सीरीज़ को ढूंढ रहे हैं, इस चैनल को ढूंढ रहे हैं, शायद मुझे ढूंढ रहे हैं, राइट, क्योंकि एक लंबे समय से वो लेक्चर्स देखते आए हैं, राइट. 10,000 15,000 स्टूडेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो लेक्चर्स देखते थे. फिर
अब ये जो नई चैनल मैंने स्टार्ट की है इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, बट थैंक्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स, राइट, दिस इज़ यू, कि आप लोग जो हैं एंड आप क्या कर रहे हैं, आप इस सीरीज़ को शेयर कर रहे हैं, और नए स्टूडेंट्स जो हैं, नए स्टूडेंट्स और वे स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं था तो वो भी इस सीरीज़ के साथ जुड़े। सो यू आर डूइंग ए वेरी वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू वेरी मच। फ्री स्पीच लेसन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। दिल्ली की एक कोर्ट का 4 पेज का जो बेल ऑर्डर है, इसके बारे में ये कहा गया है कि ये फ्री स्पीच के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको सभी पुलिस वालों के लिए और जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए पढ़ना मैंडेटरी करना चाहिए। कितना खूबसूरत पॉइंट जो है, कितना एक अच्छा पॉइंट, फ्री स्पीच की रक्षा करते हुए वहाँ के एक जज जो हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ मलिक, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लेसन फ्री स्पीच के बारे में पुलिस वालों को, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे हमारे देश के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लेसन जो है वो दिया है। अब एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रतन लाल। रतन लाल जो हैं उनको तुरंत ही बेल दे दी है सिद्धार्थ मलिक साहब की कोर्ट ने। और ये जो रतन लाल हैं उन्होंने फेसबुक पर ज्ञानवापी मॉस्क की कंट्रोवर्सी पर अपनी कुछ बातें, अपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखे थे, और फिर क्या था, उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये जो जज हैं सिद्धार्थ मलिक साहब, तो उन्होंने कहा that another person's view may offend you does not mean that person has committed an offense, and a democracy is nothing without a wide diversity of opinion. इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर मैं कुछ कहूँ और उसके कहने से अगर आपको दुख पहुँचता है या फिर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई क्राइम कमिट किया है। फ्री स्पीच के बारे में ये चीज़ है कि फ्री स्पीच जो है ना, उसमें ये है कि कुछ हकीकत जो होती है, जो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो कुछ हकीकत आपने एक्सप्रेस की और उसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी कम्युनिटी को थोड़ा दुख पहुंचता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्राइम किया है। हाँ, अगर आप भड़काऊ भाषण देते हैं और आपके भाषण की वजह से आप हेट स्टार्ट हो जाता है या फिर वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, तो कोर्ट्स ने कई बार कहा है कि उसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन उठा सकते हैं, उसको हेट स्पीच आप कह सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि सभी के ओपिनियंस जो हैं ये थोड़े बहुत डाइवर्स होंगे, नॉट डाइवर्ट, सॉरी, थोड़े बहुत डाइवर्स होंगे, कि आपका सोचना कुछ ये होगा, मेरा सोचना कुछ ये होगा, हम सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग बैकग्राउंड हैं, एजुकेशन अलग है, ये वो एक्सेट्रा, तो इसकी वजह से थोड़े बहुत डाइवर्स। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हम सबके, जैसे कि अब देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, नरेंद्र मोदी साहब, तो इलेक्शन में क्या 100% इंडियंस जो हैं, सारे के सारे इंडियंस ने उनको वोट दिया है? नहीं, कुछ इंडियंस ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ इंडियंस ने दूसरी पार्टीज़ को वोट दिया, राइट। ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर्स ही इस देश में रहते हैं, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, XYZ सारे पार्टी के होते हैं। तो क्योंकि हम सब के ओपिनियंस, दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक घर में भी ऐसा होता है कि एक चीज़ को लेकर जो है, एक सीरियल जो है वो मदर को पसंद है लेकिन सिस्टर को नहीं, एक क्रिकेट का मैच फादर को पसंद है लेकिन आपको म्यूज़िक पसंद है टीवी पर देखना। तो सबके अलग अलग ओपिनियन छोटी बड़ी सारी चीज़ों में हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ नहीं रह सकते। Extraordinarily, Lal was booked under IPC section 153A, promoting enmity between different groups on ground of religion on a complaint lodged by a local lawyer. इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? इस रतन लाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने जो कहा तो उसके ऊपर IPC सेक्शन 153A लगाई गई और ये कहा गया कि आपने 2 रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी पैदा करने का काम किया है। जो सिद्धार्थ मलिक जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और 130 करोड़ से ज़्यादा एक ही चीज़ को लेकर हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी बड़ी सारी चीज़ों पर लोगों को इस प्रकार से गिरफ्तार करने लगे। Significantly, given how the police use these laws, he said, determining the presence
or absence of intention to create animosity by word is a subjective exercise and perceptions of those who read these words are subjective too. उन्होंने कहा कि पुलिस किस प्रकार से इन लॉ का इस्तेमाल करती है और जो शब्द बोले गए हैं या फिर शब्द लिखे गए हैं तो उनको जो लिखे गए हैं वो भी सब्जेक्टिव हैं और जो पढ़ रहा है वो भी सब्जेक्टिव है. एक ही शब्द जो हैं उसको अगर मैं गलत तरीके से समझूं पढ़ूं तो मीन्स मेरे परसेप्शन पर वो सारी चीज़ें हैं कि मैं किस परसेप्शन से चीज़ों को देख रहा हूं. सो दिस इज द थिंग दैट द जज इज ट्राइंग टू से. और उन्होंने क्या कहा देखिए, मीन्स यहाँ पर सबसे समझने वाली बात जो है वो ये है, उनका स्टेटमेंट देखिए कि जो लाल हैं ये रतन लाल, उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो पर्सनली, नॉट एज ए जज, लेकिन पर्सनली सिद्धार्थ मलिक साहब को वो चीज़ें पसंद नहीं आई हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर इमोशन के इन्फ्लुएंस में या फिर अपनी चॉइस के इन्फ्लुएंस में आकर उस व्यक्ति को जेल में रखें. नहीं, उन्होंने क्या कहा, he personally found Lal's, means as Malik explained, he personally found Lal's post distasteful and unnecessary as a proud follower of Hindu religion, but others may agree with the professor and still others may have varying degrees of disagreement. Where's the criminal offense is any of this? Right? तो ये मीन्स आप समझ रहे होंगे ना कि एक जज जो होते हैं तो उनकी भी चॉइस है, उनकी भी कुछ चीज़ें जो हैं उनको पसंद होती है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती हैं. तो ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो राइट चीज़ है, मीन्स यही डिसीजन मेकिंग पावर है ना कि आपको जो पसंद है वो नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप उससे बाहर निकलकर, उस थॉट में से बाहर निकलकर आप ये देखने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ रियलिटी. तो इसमें उन्होंने जो भी बातें बताई है, ये जो रतन लाल है उन्होंने कोई ऑफेंस कंडक्ट नहीं किया है. और वी नो दिस थिंग कि पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए सेडिशन के केस, ब्लेस्पेमी यानी कि धर्म को लेकर कुछ कह दिया और कर दिया, धर्म को लेकर कुछ गलत चीज़ें, और UAPA और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोगों पर लगाई जाती हैं. और यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि कोर्ट्स जो हैं उनको एक हायर स्टैंडर्ड्स एडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में पुलिस वाले जो हैं वो हायर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं और ये 153A और इस प्रकार के लॉज जो हैं उनको ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते आए हैं. 2015 में 861 केसेस 153A के तहत बुक किए गए थे. ये कितने बढ़ गए 2022 में 3026. और कन्विक्शन रेट अब देखिए बहुत ही कम है, राइट. 13% जितना, 20% जितना कन्विक्शन रेट है. तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के पुलिस वाले जो हैं जब भी ये केस फाइल करें ऐसी चीज़ों पर तो उनको एक अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है, लॉ का इस्तेमाल करना है. और अगर वो करें ना करें, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, अगर पुलिस वालों ने ऐसे केसेस फाइल कर दिए तो उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर्स को जल्द से जल्द, किसी भी डिले के बिना ऐसे लोगों को बेल देने की ज़रूरत रहती है. तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लेसन जो है उन्होंने यहाँ पर देश को सिखाया है. एम्बेरसिंग कवर अप, पायोनियर का ये आर्टिकल है. अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें इस पिक्चर को तो यू विल फाइंड कि ये एक न्यूज़ चैनल है और ये एक न्यूज़ होस्ट या फिर एंकर हैं. ये तस्वीर अफ़गानिस्तान की है और तालिबान जो हैं जिसने कवर कर लिया है अफ़गानिस्तान को, तो फिर से महिलाओं के प्रति वो जो पुराने तरीके हैं, मिडीईवल एरा में भी ऐसा नहीं होता था, वैसा यहाँ पर तालिबान जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है और सारी चीज़ें इस्लाम के नाम पर कर रहा है. हमने कुछ आर्टिकल्स देखे थे, आपको याद हो जब ये कर्नाटका में हिजाब रो को लेकर जब ये पूरा इश्यू हुआ था, वो स्कूल में हिजाब और वो सारी चीज़ें याद आ गई आपको. तो उस टाइम पर हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए थे और हमने ये भी देखा था कि कैसे प्रोफेट मोहम्मद साहब के समय पर भी ऐसा ज़रूरी नहीं था कि महिलाएं जो हैं वो बुर्का पहने. और अब यहाँ पर ये जो वर्जन हमें देखने को मिल रहा है, ये तालिबान का वर्जन, 1996-2001 के बीच में जब उनका राज था उस टाइम पर भी वो इसी प्रकार की चीज़ें कर रहे थे. और अगस्त में तालिबान जब लास्ट ईयर 2021 में जब से पावर में आया है तो
उसने ये कहा, मीन्स थोड़ा मॉडरेट लग रहा था कि समय के साथ तालिबान बदल चुका है एक्सेट्रा, कि उसने कोई भी महिलाओं के लिए ड्रेस कोड नहीं निकाला था, तो लग रहा था कि चलो महिलाओं के लिए थोड़ी बहुत छूट जो है वो नए तालिबान में होगी। लेकिन 23 मार्च 2020 को जब स्कूल स्टार्ट होने वाली थी, तो जब फीमेल स्टूडेंट्स स्कूल में पहुंची तो वहाँ पर आर्म्ड तालिबान गार्ड्स थे और उन्होंने लड़कियों को वापस घर भेज दिया। वहाँ की जो डी फैक्टो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये एश्योरेंस दिया था कि जब स्कूल खुलेगी तो लड़कियों को भी स्कूल में जाने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, देखिए नाम देखिए क्या है, हायर एजुकेशन, और वो ये कहती हैं कि इस्लाम इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वालिफिकेशन, सो एजुकेशन इज़ ऑफ नो वैल्यू टू बॉयज़ और गर्ल्स। राइट, अब धर्म जो हैं वो एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट है। लेकिन एजुकेशन के बारे में तो मैं कहूँगा, चाहे यहाँ पर धर्म इस्लाम हो या फिर हिंदुइज्म हो, बुद्धिज़्म हो, जो भी हो, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है नहीं है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं या फिर आपका परिवार डिसाइड कर सकता है। लेकिन एजुकेशन जो है इसमें किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं हो सकते। एजुकेशन आज के ज़माने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से ही आपके देश की तरक्की होगी, आपके परिवार की तरक्की होगी। और यहाँ पर तरक्की सिर्फ में ऐसा नहीं है कि पैसे ज़्यादा कमाना ही तरक्की है, नो। एक एजुकेटेड व्यक्ति जो है उसका एक होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि एक होलिस्टिक एजुकेशन, और होलिस्टिक एजुकेशन से आपकी एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। राइट, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे सिटीजन बनेंगे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। ये एजुकेशन से भी हो सकता है और एजुकेशन से होता ही है, धर्म से भी होता है, लेकिन एजुकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन क्या कह रहे हैं, और जो इस्लाम पढ़ाने की बात है वो भी किस प्रकार का इस्लाम है ये भी समझे। जो वर्जन आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो एक एक्सट्रीम वर्जन है, जो प्रॉपर इस्लाम उसको सपोर्ट ही नहीं करता। ये तो वहाबिज़म टाइप इस्लाम जो है वो नज़र आ रहा है। जो इब्न वहाब ने जो एक नया वर्जन निकाला, जो तलवार की धार पर उसने इस्लाम को फैलाने की कोशिश की, तो वो उस टाइप का ये फॉलो करा। और सबसे कॉमेडी बात ये रही, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में इश्यू स्टार्ट हुआ तो तालिबान का ये स्टेटमेंट आया कि पीसफुल माध्यम से आपको चीज़ों को सॉल्व, मीन्स ये तालिबान जब किसी को ये सलाह दे कि आप पीसफुली चीज़ों को सॉल्व कीजिए, आपने क्या किया है आप एक बार तो देखिए। वो कहते हैं ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली, ऐसी सिचुएशन है। तो ये हेड टू टो क्लोथिंग इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कर दी है। राइट, महिलाएं जो हैं वो घर के बाहर नहीं निकल सकती। ये सारी चीज़ें जो सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिलती हैं या फिर सुनने को मिलती है, भी ये सारी चीज़ें कि मेल रिलेटिव्स कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। अगर महिलाओं ने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया तो पुरुष जो हैं उनको सज़ा होगी। और संडे को जो फीमेल एंकर्स हैं उनको भी कह दिया कि अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, एंकर हैं, तो आपको भी चेहरा ढकना है, पूरा अपना शरीर जो है वो ढक कर रखना है। और अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी वो ये है कि उनके जो मेल कलीग हैं ना, उन्होंने भी एक प्रकार की सॉलिडारिटी दिखाते हुए उन्होंने भी अपना चेहरा जो है वो ढकना स्टार्ट कर दिया है। वो उन्होंने एक जो स्टैंड लिया है ये मेल कलीग्स ने, तो दिस इज़ ए गुड स्टार्ट। क्योंकि न्यूज़ मीडिया ये कुछ ऐसे माध्यम हैं कि वो चाहे तो लोगों के अंदर एक क्रांति ला सकते हैं, बट वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और ये तालिबान जो हैं इसके आने से अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं, वहाँ के सिटीजन्स की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। दुख होता है जब ये पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें, 2022 में भी इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ऑल हैंड्स ऑन डेक, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज नहीं देखते हैं तो आप देखिएगा ज़रूर इसको। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिकल वर्ल्ड की पढ़ने को मिलेगी। कल हमने पूरा ये एक टॉपिक देखा था कि कैसे ये एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पर लगाई जाती है, तो उसके 4 इम्पोर्टेंट जो पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो हमने कल डिस्कशन की थी। आज वो चीज़ें डिस्कस नहीं करें, वो वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। राइट,
तो एस बी नो कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की और इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका था। जब ये फ्यूल में इन्फ्लेशन होता है तो बाकी सारी चीज़ों में भी इन्फ्लेशन होता है, दूसरी चीज़ों में भी इन्फ्लेशन चल रहा था, फूड एक्सेट्रा, और ऊपर से फ्यूल इन्फ्लेशन, तो सारी चीज़ें बहुत ही प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लास्ट टाइम सरकार ने नवंबर में ड्यूटी जो है उसका रिडक्शन किया था, अब ये स्टेप उठाया 6 महीने के बाद, तो इट्स ए गुड थिंग। क्रूड की प्राइस जो है वो कुछ 33% इंक्रीज हो गई थी और 22 मार्च से हमारे देश की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने फिर रिटेल फ्यूल की जो प्राइस है उसको धड़ाधड़ इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। तो प्राइस जो है वो 3 डिजिट को भी क्रॉस कर गई थी और हायर फ्यूल प्राइस, फिर फूड प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन, खास करके जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, तो ये 7.8% हो गया लास्ट मंथ, और होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है ये 15.1%, तो बहुत ज़्यादा है दोनों रिटेल एंड होलसेल इन्फ्लेशन। और S&P ग्लोबल्स अप्रैल PMI सर्वे जो है वो ये कहता है कि बहुत सारी कंपनीज ने ये कहा कि ये इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो फाइनल प्रोडक्ट हैं उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो ड्रॉप हो रही है। डिमांड ड्रॉप होगी तो GST कम होगा, GST कम होगा तो ग्रोथ कम होगा, तो ये पूरी साइकिल जो है जिसको कहते हैं एक विशियस साइकिल, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। फिर ऑल ऑफ द सडन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफ साइकिल एक मीटिंग की, और मीटिंग में रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया। ये चीज़ें भी हमने काफ़ी डिस्कस की हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि FNA को देखिए, फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को, ये सारे टर्म्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो एनीवे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब पैसे जो हैं वो एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की है। अब राज्य सरकारों को एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है ताकि जो कॉमन मैन है उसके पॉकेट में कुछ पैसे बचे। और इंटरनेशनल सिनारियो काफ़ी वॉलेटाइल हैं फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस, तो थोड़े पैसे कस्टमर के पॉकेट में रहेंगे तो वो थोड़े खर्च करेंगे तो कंपनीज का भी सामान बिकेगा, कंपनीज का सामान बिकेगा तो जॉब्स जनरेट होगी, ज़्यादा वर्क जनरेट होगा तो वो ज़्यादा टैक्स दे पाएंगे, रेगुलर इनकम होगी, और फिर से ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपका रेवेन्यू यानी कि स्टेट्स को अगर रेवेन्यू की चिंता है कि कम टैक्स आएगा, तो देखिए जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो गए इकोनॉमी में उतना टैक्स जो है वो ओवरऑल उनको ज़्यादा ही मिलेगा, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पैसे जो है उसकी शॉर्टेज नहीं होगी, लोग अगर खर्च करेंगे, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगा, सिंपल इज़ दैट। और इसके लिए प्राइस जो है वो थोड़ी कम होने की ज़रूरत है। मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब फैमिली प्लानिंग जो है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आई एम श्योर वी ऑल नो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेट्रा। अब जो लेटेस्ट NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसको अगर हम देखें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये पहले 3.4 था 1990-92 में, अब ये 2021 में 2.0 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि एक महिला जो है तो उसके कितने बच्चे ऑन एन एवरेज होते थे, तो 1990-92 में 3.4 यानी कि 3 से 4 बच्चे हुआ करते थे। अब ये आंकड़ा जो है ये 2% हो गया हमारे देश में। लेकिन दो चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, दो थीम्स हैं। नंबर 1 जो है वो ये है कि बहुत सारे राज्यों में, त्रिपुरा और मेघालय में, एज़ पर NFHS 5 और ये नेशनल यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन फंड है UNFP, उसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये भी ये कहता है कि एडोलसेंट जो हैं, एडोलसेंट यानी कि अभी वो एडल्ट नहीं हुआ है, राइट, 16-17 वाली पॉपुलेशन जो है, तो ये पॉपुलेशन में चाइल्ड बेयरिंग यानी कि बच्चे होने के चांसेस, ये तो बच्चे ही हैं और उनके भी बच्चे होने लगे हैं, राइट। तो ये एक चीज़ है, ये एक थीम पर फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक रिसोर्स पर इम्पैक्ट आई है और बहुत सारे फैमिलीज़ के लिए एजुकेशन को एक्सेस करना जो है वो इम्पॉसिबल सा हो चुका है। तो इसकी वजह से एजुकेशन नहीं है तो उनको सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमारा जो 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और फैमिली प्लानिंग जो है इसको अचीव करने के लिए एडल्ट पॉपुलेशन के साथ साथ यंग पॉपुलेशन में भी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में नॉलेज देना, उनको ये सारी जो कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन, आप समझ लीजिए, तो सेक्स एजुकेशन जो है वो उनको इम्पार्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक मिशन परिवार विकास है हमारे देश में जिसका लक्ष्य यही है कि हाई क्वालिटी
फैमिली प्लानिंग चॉइसेस जो हैं वो हर किसी के पास अवेलेबल हों, और इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को घर तक पहुंचाते हैं, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो भी महिलाओं को दी जाती हैं। और अब ज़रूरत है कि फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है, तो इसका इस्तेमाल करें। और हम जो एडोलसेंट्स हैं ना, जो यंग हैं, उनको टारगेट करें, टारगेट इन द सेंस उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ये सारी चीज़ें, राइट के राइट एज ऑफ मैरिज क्या है, राइट सेफ सेक्सुअल बिहेवियर क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, डाइट क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको यंग पॉपुलेशन को समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पर प्रचार, फिर यारी दोस्ती, जेम्स, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स चलाए गए, अवेयरनेस कैंपेन्स एक्सेट्रा। और इंडिया पोस्ट के माध्यम से भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स को घर तक पहुंचा सकते हैं। जो लॉजिस्टिक देने के लिए आते हैं, इसमें स्विगी, जोमेटो, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेट्स से। और इसके साथ ब्रोशर्स दिए जा सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन पहुंचाई जा सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी रोप इन किया जा सकता है ताकि हम ये चीज़ की अवेयरनेस जो है उसको और ज़्यादा स्प्रेड करें। हैदराबाद एनकाउंटर केस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। जस्टिस वी.एस. सिरपुरकार कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि 10 हैदराबाद के पुलिस वालों ने ये जो 4 आरोपी थे, अब इन्होंने 2019 का ये जो केस था नवंबर का, उसमें एक जो वेटेरिनेरियन है, एक यंग लड़की का रेप किया, गैंग रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। जो निर्भया केस हुआ था ना, उसी प्रकार का ये केस था हैदराबाद का 2019 में, शायद आपको याद आ गया होगा। उसके कुछ दिनों के बाद ही जो पुलिस वाले हैं उन्होंने ये चारों जो लोग थे, चारों आरोपी जो थे, उनका एनकाउंटर कर दिया। और बहुत सारी जगहों पर ढोल नगारे बजे और लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हुए कि इंस्टेंट इस प्रकार से पुलिस ने एक्शन ली। लेकिन जो जज वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया ना, जो जज साहब का टॉपिक, कि कैसे उन्होंने अपना मीन्स जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया सिद्धार्थ मलिक जज साहब, और उनका जो एक पर्सनल ओपिनियन था उसको भी साइड में रखते हुए उन्होंने एक डिसीजन जो है वो डिलीवर किया। तो ऐसे रेप के केसेस, मर्डर के केसेस जब भी होते हैं तो सेंटिमेंट तो यही होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी यही विचार आता है कि इनका तो एनकाउंटर ही कर देना चाहिए, ऐसा विचार आता है, ऐसे इमोशंस पैदा होते हैं। लेकिन क्या एनकाउंटर राइट तरीका है? द आंसर इज नो। हमारे देश में हमने देखा है कि कैसे पहले जो रक्षक थे ना, वही हमारे भक्षक बन गए। जो राजा महाराजा के टाइम पर जो लोग सिक्योरिटी और पुलिसिंग का काम करते थे, उनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई थी कि वो एक साधारण व्यक्ति जो हैं उनसे भी, उनका भी शोषण करने लगे। ब्रिटिश राज में भी ऐसा ही हुआ था। जो पुलिस वाले और जो लोग जो हैं जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, वो वही लोग जो हैं वो हम सब का या फिर हमारे पूर्वजों का शोषण करते थे, देश का शोषण करते थे। आज फिर ऐसा ही होगा कि अगर आप पुलिस वाले इसी प्रकार से क्राइम करने लगे और फिर हम उनको इतने बड़े हीरोज़ बना दें कि वो सारी चीज़ों को बाईपास करके ऐसे छोटे या फिर बड़े क्राइम में, अगर वो छोटे क्राइम में वो लाठी मारने लगे और बड़े क्राइम में गोली मारने लगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी गलती नहीं होगी तो भी, अगर लेट्स से आप रोड पर जा रहे हैं और कहीं पर कमिश्नर की कार आ रही है और आपकी कार उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो फिर आपका एनकाउंटर कर देंगे, उस टाइम पर क्या होगा? तो ऐसी अराजकता हमें नहीं चाहिए, राइट। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। सेंटिमेंट्स लोगों के जो भी हो सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं मानता हूं कि कोर्ट्स जो हैं उनकी प्रोसेस काफ़ी स्लो है, इसकी वजह से इस प्रकार की चीज़ों की डिमांड होती है। स्वीडन, फिनलैंड ऐसे देशों में लोगों के सेंटिमेंट्स इस प्रकार के नहीं, उनको पता है कि आज के 1 साल के अंदर जो व्यक्ति है उसको सज़ा मिल जाएगी, 2 साल के अंदर मिल जाएगी। हमारे देश की तरह 20-25 साल, 2 दशक, 3 दशक तक केस नहीं चलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग द प्रोसेस, राइट। आप जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार के सेंटिमेंट्स चले जाएंगे, और फिर जो पुलिस वाले एनकाउंटर करेंगे दे विल नॉट बी आवर हीरो। जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, वो हमारे हीरो होने चाहिए। हकीकत में न्याय की मदद तो वो कर रहे हैं, हकीकत में इस सिस्टम को सपोर्ट वो कर रहे हैं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी भी पार्शियलिटी के बिना, इम्पार्शियल तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने
जो पैनल अपॉइंट किए उसका ये 387 पेज का जो रिपोर्ट है वो क्रिटिसाइज़ करता है कि ये सीन ऑफ क्राइम पर ले जाया गया इन 4 लोगों को और फिर वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई, राइट, ये मार दिया गया उनको और एविडेंस को डिसअपियर करने की कोशिश एक्सेट्रा। और 1997 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी है, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है। 2014 की बात करें तो वहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, अगेन इसका प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस ने ही कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इसने 140 लोगों का एनकाउंटर किया 2017 से लेकर 2021 के बीच में। और 2015 में भी ऐसा हुआ था कि एक ट्राइबल लड़की जो है, माइनर लड़की जो है, राइट, तो इसकी हत्या कर दी थी 2 पुलिस वालों ने, लेकिन उसको फाइनली कोर्ट को छोड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस जिनका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वजह से कोर्ट के पास इतना कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। कोर्ट को पता था कि इसी व्यक्ति ने, जो शोभना कोश्ते जज जो थे, सेशंस जज, उन्होंने कहा कि देयर वाज एम्पल सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय द एक्यूज्ड, कि ये जो 2 पुलिस वाले हैं ना, उन्होंने ही ये मर्डर किया, इसका पूरा एक शक है। लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से क्या होगा, उनको छोड़ देना पड़ा। तो यही चीज़ हुई। तो वी डोंट वांट टू सी दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी को फॉलो करनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि हर कोई अपनी अपनी प्रोसेस बना ले, तो फिर उसका रूल का मतलब ही क्या होगा। तो बिग पिक्चर यही है और हकीकत तो यही है, जैसे मैंने बताया कि जितनी फास्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी, स्टेप 1 2 3 4 5, उतना ही अच्छा होगा पूरे देश के लिए और समाज के लिए। आपके लिए एक प्रश्न है, इसको PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।